Hello friends and students, Chemistry class 11th lesson 1 some basics concepts of chemistry में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पार्ट 5 कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो ऐसा टॉपिक है कि आप इसकी प्रैक्टिस हमेशा हमेशा के लिए कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। और ये आपके भविष्य में आने वाली सभी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मूलक, जिसको हम कहते हैं रेडिकल्स, है ना। वैसे तो आपका ये प्रैक्टिकल का पोर्शन है, क्योंकि प्रैक्टिकल के पोर्शन में आपके एक क्वेश्चन आता है, दिए गए अकार्बनिक लवण में उपस्थित 2 धनायन और 2 ऋणायन की पहचान कीजिए, या 2 एसिडिक रेडिकल और 2 बेसिक रेडिकल्स की पहचान कीजिए, है ना। तो उस दृष्टि से भी और नॉर्मली किसी भी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए भी हमको मूलकों का ज्ञान आवश्यक है। मूलक में हमको किस परमाणु पर या किस एटम पर कितना आवेश है ये हमको पता होना चाहिए, उसकी संयोजकता कितनी है, उसके ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है, बेसिकली वो हमको जानकारी होना ज़रूरी है। तो मुझे आशा है कि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, अच्छा सिद्ध होगा। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक रेडिकल्स, है ना। तो सबसे पहले रेडिकल यानी मूलक कहते किसे हैं? तो मूलक कहते हैं परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश हो। आवेश यानी आप समझते होंगे चार्ज। तो आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह मूलक या आयन कहलाता है, ठीक। तो मूलक किसे कहते हैं वो समझ में आ गया आपको। या तो एक अकेला परमाणु हो या परमाणुओं का समूह, ग्रुप ऑफ एटम्स हो, है ना, और उसके ऊपर चार्ज हो, तो वो कहलाएगा मूलक, रेडिकल, है ना। अब ये चार्ज 2 प्रकार का होता है, हम जानते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए हमने मूलकों को भी 2 भागों में बांट दिया। एक तो है धन मूलक या धनायन पॉजिटिव रेडिकल्स, दूसरा है ऋण मूलक या ऋणायन नेगेटिव रेडिकल्स। हमने मूलकों को भी 2 भागों में बांटा आवेश के आधार पर। पॉजिटिव वाले अलग लिखे और नेगेटिव वाले हमने अलग लिखे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल से मिलकर ही कोई भी आयोनिक कंपाउंड बनता है। प्रत्येक आयनिक, क्योंकि इन दोनों आयनों के मिलकर के संयोग करने से बनता है ना। वो हम आगे की चैप्टर्स में हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंट पॉजिटिव रेडिकल्स और इम्पोर्टेंट नेगेटिव रेडिकल्स। ये आपको लर्न करने हैं। आप जहाँ पर भी पढ़ते हो, जिस टेबल पर, उसके सामने वाली दीवार पर अपने को डेली दिखे ऐसे अपने को लिख करके अपने को वहाँ पर आप चिपका देना और डेली इनको रूटीन में पढ़ना, तो आपको याद होंगे। एक दिन में याद होने वाली चीज़ नहीं है ये, है ना। ये आपको डेली आपको एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजारनी है। धीरे 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 आपको लर्न होने लगेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कुछ भी पूछो, आपको कोई भी रेडिकल आपकी ज़बान पर होगा। तो हम शुरू करते हैं प्रमुख धनमूलक से। ये धनमूलक है, इनको क्षारीय मूलक भी कहा जाता है, इनको बेसिक रेडिकल भी कहा जाता है। अब आप कहोगे कि इनको बेसिक रेडिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्षार से प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे मैं क्षार की, आपने देखा होगा, जनरली आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा पुरानी, कि अम्ल वे हैं जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, और क्षार वे हैं जो OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा है ये, है ना। तो मैं अगर कुछ क्षार के एग्जांपल लेता हूँ, NaOH, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो ये कुछ मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं क्षार के, है ना। इस क्षार के ऊपर, इसमें Na के ऊपर चार्ज क्या है, Na+OH-, इसमें Mg+2 और 2OH-, इसमें कैल्शियम+2 और 2OH-। तो इसमें देखो OH तो कॉमन है, लेकिन चेंज कौन हो रहे हैं, ये Na+, Mg+2, Ca+2, इनके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है। तो जितने भी ये प्लस चार्ज वाले हैं ये कहलाते हैं, क्योंकि क्षार से प्राप्त होते हैं इसलिए कहलाते हैं क्षारीय मूलक। इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। अब हमने इन सारे क्षारीय मूलकों को, पॉजिटिव चार्ज वाले आयनों को हमने 4 भागों में बांटा है संयोजकता के आधार पर, है ना। सबसे पहले वो जिनके ऊपर 1+ चार्ज हो उनको हमने डाला है एक संयोजी में। फिर जिनके ऊपर 2+
2 पॉजिटिव चार्ज हो, प्लस 2 यूनिट हो जिनके ऊपर 3 यूनिट हो पॉजिटिव चार्ज की, उनको हमने डाला त्रिसंयोजी में, ट्राईवेलेंट में। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम जिनके ऊपर केवल 1 प्लस चार्ज है, 1 यूनिट, है ना, तो उसको हम नॉर्मली यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम मोनोवेलेंट क्षारीय मूलक कौन कौन से हैं। तो सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है, आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग है, हम जानते हैं आवर्त सारणी वैसे अपन बाद में पढ़ेंगे, और मैंने आपको पहले ही कहा कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आप पढ़ेंगे बाद में, है ना, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आते वो पहले हैं। इसलिए कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, विशेषकर साइंस में, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी आगे चीज़ें ऐसी आएंगी जिनको पढ़ने के बाद आप वापस इस चैप्टर को पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो अपन देखते हैं आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग क्या है। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो इन सब की प्रवृत्ति क्या होती है, इनके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्याग कर प्लस चार्ज ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर होता है प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होने के कारण इनके पास प्लस चार्ज होता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन बोलूँगा, जैसे मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड बोला, मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड, तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज वाला है उसको लिखना है H+। अपने को ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज है। जैसा हाइड्रोजन है वैसे ही है क्या लिथियम, उसी प्रकार से सोडियम Na+, पोटेशियम K+, रुबिडियम Rb+, सीजियम Cs+। ये तो हो गया पूरा प्रथम वर्ग। ठीक है, प्रथम वर्ग आप आवर्त सारणी आगे और पढ़ेंगे तो आपको और पक्का हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा रुबिडियम क्लोराइड, मैंने कहा सीजियम नाइट्रेट या सीजियम सल्फेट या सीजियम क्लोराइड, तो आपको सीजियम नाम आते ही Cs करके ऊपर 1 प्लस चार्ज लगाना है। तो वहाँ पर अपने को याद आ जाना चाहिए कि इसके ऊपर 1 ही प्लस है, 2 और 3 नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए ये लिस्ट बनानी ज़रूरी है और इनको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ये पता लग गया फर्स्ट आवर्त सारणी वाला। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, उनमें ध्यान रखिए आप। सिल्वर कभी आए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर सल्फेट, जो भी है ना, तो जब भी सिल्वर आए आगे, तो सिल्वर आए तो Ag+ लिखना है, इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है। और अमोनियम जो है ये सबसे फेमस है, बहुत सारे यौगिक इसके आपके प्रैक्टिकल में भी यूज़ में आते हैं, और बहुत सारे आपके क्या कहते हैं उसको, दैनिक जीवन में जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम क्लोराइड है, बहुत सारे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो जितने भी हैं इन सब में अमोनियम आ रहा है। तो अमोनियम क्या होता है, अमोनिया से बना है, अमोनिया में 1 H+ जोड़ दिया तो अमोनियम बना। तो अमोनिया का सूत्र था NH3, उसमें 1 H+ जोड़ दो, क्या बन गया, NH4+। तो ये NH4+ ध्यान रखना, क्योंकि बार बार आएगा, ये बार बार आपको परेशान करेगा, इसलिए ध्यान रखना। अमोनियम आते ही आपको लिखना है NH4+। ठीक, अब हम बात करते हैं क्षारीय मूलकों में डाईवेलेंट, जितने भी हमारे द्विसंयोजी क्षारीय मूलक हैं या धन मूलक हैं। तो आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग में तो अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, उसको त्याग करके प्लस चार्ज लेते हैं। और द्वितीय वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर उनके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है ना। तो यहाँ पर पहले तो द्वितीय वर्ग लिख देंगे। क्या है द्वितीय वर्ग, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए, तो Be Mg Ca Srba, इन सब के ऊपर क्या रहेगा, +2 चार्ज, है ना। लेकिन इनका नाम वही लिखा जाएगा, नाम वही लिखा जाएगा, केवल आपको चार्ज याद रखना है। आपका आया बेरिलियम तो Be+2, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, स्ट्रोंशियम Sr+2, बेरियम Ba+2। अच्छा, इनके अलावा ऐसे कौन कौन से जिनके ऊपर रहता है, निकल Ni+2, जिंक Zn+2, कैडमियम Cd+2, कॉपर Cu+2, आयरन Fe+2, मरकरी Hg+2 और लेड Pb+2। तो लेड शब्द आते ही, लेड जहाँ पर मैंने कहा लेड नाइट्रेट का सूत्र लिखिए, तो आपको पहले लेड लिखना पड़ेगा, फिर नाइट्रेट का लिखना पड़ेगा। तो लेड जैसे ही आप लिखोगे, लेड का फॉर्मूला लिखोगे, तो वहाँ पर क्या लिखना है आपने को, Pb और ऊपर +2 चार्ज लगाना है ना। मैंने कहा कैडमियम क्लोराइड, तो कैडमियम लिखोगे तो आप वहाँ पर लिखना है आपको Cd+2, ऊपर +2 चार्ज लगाना है। तो हमको यही याद रखना है किसके ऊपर प्लस चार्ज है, किसके ऊपर +2 है, किसके ऊपर +3, यही तो पता लगाना है, और है क्या। मूलक में बेसिक जानकारी यही है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम। मैंने कहा जिंक एसीटेट, तो जिंक में हम जैसे जिंक लिखेंगे Zn के ऊपर +2 लगाएंगे। ये जो जानकारी है आपको अवश्य होनी चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं ट्राईवेलेंट।
बेसिक रेडिकल्स के ऊपर। तो आवर्त सारणी का 13वां वर्ग है ना, आवर्त सारणी के 13वें वर्ग में क्या है, बोरॉन, बोरॉन के ऊपर B+3, एल्यूमिनियम Al+3, बिस्मथ Bi+3, क्रोमियम Cr+3 और आर्सेनिक As+3। ये कुछ प्रसिद्ध अपने मूलक हैं और इनके ही रेडिकल्स या इनके ही आयनिक यौगिक ज़्यादातर हमको ज्ञात भी हैं, उपयोगी भी हैं और बार बार यूज़ में आते हैं, हर जगह आपको काम पड़ेगा लिखने का। तो इसके अगले वीडियो जो बनाऊंगा मैं, इसके अभी हम नेगेटिव भी पढ़ेंगे, इसका जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही करेंगे, हम एग्जाम्पल्स ही करेंगे, बहुत सारे उदाहरण करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने क्यों पढ़ा, है ना। आपको अभी फ़िलहाल ये लिस्ट बना करके रोज़ एक बार इसको रीडिंग लगानी है, लर्न करने की कोशिश भी नहीं करनी है ना। आप बच्चों ये ध्यान रखिए कभी भी कि हमारा काम है प्रयास करना, हमेशा याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, मेहनत पे विश्वास रखिए, है ना। ईश्वर ने हो सकता है सबको दिमाग अलग अलग दिया हो, लेकिन जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसका दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप होगा, ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। भले ही कोई जिसका हो सकता है कोई बचपन से होशियार हो, जिसका दिमाग तेज हो, उसको भी थोड़ा कम दिमाग वाला पीछे छोड़ सकता है मेहनत से, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। तो दो प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, एक तो अर्जित जो हमको बचपन से मिली, जो हमारी हेरिडिटी से हमको आई, दूसरी है हमने अर्जित की, है ना। तो ये दोनों प्लस होकर के फिर हमारी टोटल इंटेलिजेंस बनती है। तो आप ये ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, अपना काम है प्रयास करना, परिणाम में हमारा कोई रोल नहीं है, रिजल्ट क्या होगा वो ईश्वर जाने। आपका काम है रेगुलर इन मुल्कों को डेली टू डेली प्रैक्टिस करना, इनको लर्न करना, इनकी लिस्ट बनाना, इनको बार बार देखना, दिन में 1-2 बार एक दूसरे को पूछना, ये आपका काम है। अब हम चलते हैं, ये आप नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट, थोड़े कुछ रह गए थे वो देख लीजिए आप। लेड तक देखा था हमने, कोबाल्ट में CO+2, टीन में Sn+2, एंटीमनी में Sb+3। तो आप समझ रहे हैं ना, मैंने वही नाम लिख रखे हैं जो फेमस है। मैंने कहा मरकरी, मैंने कहा कि मरकरी क्लोराइड तो Hg+2, समझ में आया। मैंने कहा टीन सल्फेट तो Sn+2 लिखना है। टीन में जब लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव पहले लिखते हैं, नेगेटिव बाद में लिखते हैं। तो पॉजिटिव पहले में जब जैसे ही टीन के लिए हम सूत्र लिखने जाएंगे तो Sn के ऊपर +2 लगाना है, बस ये मैं आपको कहना चाह रहा था, ठीक है। अब इसमें कुछ एक ध्यान रखने लायक बात और है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें जो एक से अधिक वैलेंसी शो करते हैं, है ना। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्यों करते हैं वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि उनके जो सब शेल्स होती हैं उनमें एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, इसलिए वो अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकते हैं। उनके पास रिक्त कक्षक होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी तो आपको ये भी पता नहीं है कक्षक क्या होते हैं, इसलिए इस बारे में डिटेल में बताने से कोई ज़्यादा अर्थ है नहीं, है ना। हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको सब समझ में आता जाएगा। आप बस इतना समझ लीजिए, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो होते हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 2 करते हैं, दो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो 3 भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैग्नीज है तो वो 7 तक जाता है, +7 तक, है ना, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक। तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इनमें कुछ प्रसिद्ध संयोजकता ऐसी होती हैं जो 2 होती है, एक तो कम होती है, एक ज़्यादा होती है। जो संयोजकता छोटी होती है, कम होती है, उनके नाम के आगे अस लगाते हैं, अस, और जो संयोजकता बड़ी होती है उसके आगे इक लगाते हैं। ऐसी कुछ प्रसिद्ध और कुछ फेमस बार बार उपयोग में आने वाले अपने पास मूलक हैं, उनके नाम हम अभी देखेंगे, है ना। जैसे कॉपर के 2 हमारे पास मूलक हैं, Cu+ और Cu+2। तो Cu+ और Cu+2 में छोटी कौन सी है, Cu+, बड़ी कौन सी है, Cu+2। तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस, Cu+ को क्यूप्रस, और आगे अस लगाना, और Cu+2 को क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक। और हम जानते हैं कि
क्यूप्रिक बोलेंगे हम, है ना। दो कम संयोजकता वाला के आगे अस लगेगा, बड़ी संयोजकता वाला के आगे इक लगेगा। लेकिन अगर केवल कॉपर आया तो क्या करेंगे, केवल कॉपर आया तो ऊपर वाली सारणी के अनुसार Cu+2 को ही लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉपर में क्या लिखेंगे, Cu+2। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था है, उनको हम अस और इक में बांट रहे हैं। नीचे लिस्ट है पूरी, मैं बांट रहा हूँ, आप उसको भी नोट कर लीजिए। लेकिन अगर उसकी जगह केवल वो आ गया तो वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, वो ऊपर की लिस्ट से लिखना है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको Cu+2 दे रखा है तो क्यूप्रिक, Cu+ दे रखा है या Cu2+2 दे रखा है तो उसको बोलेंगे हम क्यूप्रस। देखो Cu2+2 भी लिखते हैं उसको, दो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज, तो एक कॉपर के ऊपर कितना रहा, +1 चार्ज रहा ना, तो इसको Cu+ भी लिखते हैं और Cu2+2 भी लिखते हैं। तो Cu+ या Cu2+2 को बोलेंगे क्यूप्रस और Cu+2 को बोलेंगे क्यूप्रिक। ठीक, और केवल कॉपर आया तो ऊपर मैंने आपको बताया, ऊपर की लिस्ट में कॉपर के लिए क्या है, ये कॉपर Cu+2, समझ में आया। क्यूप्रस आया तो Cu+ लिखेंगे या Cu2+2 लिखेंगे, क्यूप्रिक आया तो Cu+2 लिखेंगे, लेकिन अगर केवल कॉपर आया तो Cu+2 ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, अपन आयरन का देखते हैं। आयरन की भी दो संयोजकताएं जो फेमस हैं, वैसे तो बहुत सारी होती लेकिन फेमस दो हैं, Fe+2 और Fe+3। +2 छोटी है इसलिए इसको लिखेंगे फेरस, और Fe+3 को लिखेंगे हम फेरिक। समझ में आया। लेकिन अगर आपके आया फेरस सल्फेट तो Fe+2, अगर आपके आया फेरिक सल्फेट तो Fe+3, लेकिन अगर आपके आएगा आयरन सल्फेट तो भी आपको Fe+2 ही लिखना है। समझ रहे हो आप मेरी बात ध्यान से, ठीक है, Fe+2 ही लिखना है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, अपन कोबाल्ट की दोनों संयोजकता देखते हैं। कोबाल्ट की दो संयोजकता हैं, एक कम और ज़्यादा। कम वाली है CO+2, ज़्यादा वाली है CO+3। तो CO+2 को बोलेंगे कोबाल्टस और CO+3 को बोलेंगे कोबाल्टिक। लेकिन अगर केवल कोबाल्ट आया तो आ जाएगा CO+2। समझ में आया। केवल कोबाल्ट आया, अभी ऊपर बता रखा है मैंने, ये देखिए ऊपर की लिस्ट में केवल कोबाल्ट आया ये, तो CO+2। ठीक, चलिए भाई आगे चलते हैं, अपन मरकरी में चलते हैं। मरकरी में अगर Hg+ या Hg2+2 आया तो उसको बोलेंगे मर्क्यूरस, और Hg+2 आया तो मर्क्यूरिक। ठीक है, देखिए कम वाली यहाँ पर दो हैं, एक में तो 1+ है, एक में 2+ है। ठीक है, अच्छा ज़्यादातर Hg2+2 ही बोलते हैं क्यूप्रस को, Hg+ नहीं लिखते, बहुत कम लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मर्क्यूरस आया तो Hg2+2, मर्क्यूरिक नाम आया तो Hg+2, और केवल मरकरी आया तो मर्क्यूरिक को ही हम मानेंगे। जैसे देखो पेस्ट तो बहुत है ना, पेस्ट बहुत है, लेकिन किसी कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, मिसवाक भी है, दंत कांति भी है। लेकिन आप जनरली किसी जनरल स्टोर पे जाएंगे और किसी शॉप पे जाकर के बोलेंगे मुझे पेस्ट देना, तो वो कोलगेट निकाल के देगा, क्योंकि वो फेमस है ना। तो यहाँ पर जो मोर स्टेबल स्टेट होती है उसको हम उस रूप में लेते हैं, यानी मर्क्यूरस है तो Hg2+2, मर्क्यूरिक है तो Hg+2, लेकिन केवल मरकरी बोला है तो हमको मोर स्टेबल स्टेट लेनी पड़ेगी जो कि है Hg+2 ये। इसलिए आप इन सब में जो भी मोर स्टेबल है उनके नीचे एक निशान लगा दीजिए ताकि आपको पता लगे कि अगर केवल मरकरी आया तो कौन सा लेना दोनों में से। ठीक है ना, कभी कभी क्या है ना मर्क्यूरस देते हैं ना मर्क्यूरिक देते हैं, केवल मरकरी देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों में से कौन सा मरकरी, यानी कौन सा मरकरी, मर्क्यूरस वाला मरकरी या मर्क्यूरिक वाला मर्क्यूरी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर मर्क्यूरिक वाला मरकरी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम टीन में। टीन की भी दो संयोजकता हैं, +2 और +4। तो जो +2 है उसको बोलेंगे Sn+2 को बोलेंगे स्टेनस, और Sn+4 को बोलेंगे स्टेनिक। ठीक है, ये दो प्रकार की संयोजकता हैं, स्टेनस और स्टेनिक। ठीक है, इन दोनों प्रकार की संयोजकताओं में अगर केवल टीन आया तो वापस बच्चा कंफ्यूज
कि केवल टीन आया तो मैं स्टेनस वाला लिखूं कि स्टेनिक वाला लिखूं। टीन क्लोराइड आया, टीन क्लोराइड, अब उसका सूत्र क्या लिखोगे आप? आपको तो पता है कि ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, SN+2 भी है और SN+4 भी है। तो आप वहाँ पर इसकी मोर स्टेबल कौन सी है? SN+2 है, तो आप इसको टीन में क्या लिखोगे? स्टेनस वाला लिखोगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब चलते हैं लेड पर। तो लेड पर हम जानते हैं Pb+ हो तो प्लम्बस और Pb+2 हो तो प्लम्बिक। ठीक है, Pb+ को Pb2+2 भी लिखते हैं, ये ध्यान रखना। Pb+ को Pb2+2 यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, और केवल लेड आया तो प्लम्बिक वाला यूज़ करना है, Pb+2 लिखेंगे केवल लेड आया तो। आया समझ में? तो आपको तीन चीज़ें देखो, परिवर्तनशील संयोजकता में हमको तीन चीज़ें याद रखनी है। जो छोटी संयोजकता है उसके आगे अस लगेगा, जो बड़ी संयोजकता है उसके आगे इक लगेगा, और अगर केवल नॉर्मल नाम आया तो हमको जो मोर स्टेबल है वो वाली संयोजकता लिखनी है। लास्ट चलते हैं अपन एंटीमनी। तो एंटीमनी के भी दो हैं हमारे पास परिवर्तनशील संयोजकता, Sb+3 और Sb+5। Sb+3 है एंटीमोनस, Sb+5 है एंटीमोनिक। छोटे के आगे अस, बड़े के आगे इक। लेकिन केवल एंटीमनी आ गया तो Sb+3 यूज़ होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने देख लिया परिवर्तनशील संयोजकता के जितने भी ज़्यादातर थे वो आपने देख लिया, और है तो नहीं नीचे देख लेते हैं अपन। नहीं, यही ख़त्म है परिवर्तनशील संयोजकता। तो आप इसमें एक बार और निशान लगा, मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा कि Q+ आया तो Cu2+2, क्यूप्रिक आया तो Cu+2 और केवल कॉपर आया तो ये वाला, इसके नीचे निशान लगा देना डैश। ठीक है, फेरस आया तो Fe+2, फेरिक आया तो Fe+3 और केवल आयरन आया तो Fe+2। ठीक, कोबाल्टस आया तो Co+2, कोबाल्टिक आया तो Co+3 और केवल कोबाल्ट आया तो Co+2। मर्क्यूरस आया तो Hg2+2, मर्क्यूरिक आया तो Hg+2 और केवल मरकरी आया तो Hg+2। स्टेनस आया तो Sn+2, स्टेनिक आया तो Sn+4 और केवल टीन आया तो फिर ये Sn+2। प्लम्बस आया तो Pb2+2, प्लम्बिक आया तो Pb+2 और केवल लेड आया तो Pb+2। एंटीमोनस आया तो Sb+3, एंटीमोनिक आया तो Sb+5 और केवल एंटीमनी आया तो Sb+3। तो मैंने जहाँ जहाँ पर निशान लगाया आपको, उनको आपको थोड़ा सा या तो ब्रैकेट में लिख दो, जिसके जो ब्रैकेट में है वो स्टेबल है, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और जब तक हम इसको प्रयोग के रूप में नहीं लिखेंगे, प्रायोगिक रूप से एग्जाम्पल नहीं लेंगे, तब तक आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। तो आज जो आपको मैं बता रहा हूँ उसको आप केवल नोट कर दीजिए, और इसके बाद का जो मैं वीडियो बनाऊँगा उससे आपको पता लगेगा कि हमने इसका यूज़ कैसे किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम कुछ ऋण मूलकों के ऊपर, है ना। जैसे धन मूलक थे वैसे क्या है, ऋण मूलक है। जैसे हमने धन मूलक पढ़े वैसे अब क्या पढ़ रहे हैं, हम ऋण मूलक पढ़ रहे हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इन्हें अम्लीय मूलक भी कहते हैं क्योंकि ये अम्ल से प्राप्त होते हैं, है ना। अम्ल से कैसे प्राप्त होते हैं चलो देख लेते हैं। कुछ अम्ल का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, HCl, HNO3, है ना, H2SO4, ये फेमस एसिड है हमारे। तो अम्ल क्या H+ आयन देते हैं, तो H+ और Cl-, H+ और NO3-, ट्वाइस H+ प्लस SO4-2, है ना। इसमें H+ तो कॉमन है, लेकिन दूसरे आयन कौन कौन से मिल रहे हैं, Cl-, NO3-, SO4-2। तो ये अम्लों से प्राप्त होने वाले जो नेगेटिव चार्ज आयन हैं वो कहलाते हैं अम्लीय मूलक। आप समझ गए? ठीक है, तो अब इनको भी हमने संयोजकता के आधार पर 4 भागों में बांटा है। मोनोवेलेंट यानी एक संयोजी जिनके ऊपर केवल एक नेगेटिव चार्ज हो, डाईवेलेंट यानी द्विसंयोजी जिनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो, त्रिसंयोजी जिनके ऊपर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो, और फोर्थ है आपका चतुर्संयोजी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपन सबसे पहले मोनोवेलेंट। देखिए F-, अब देखना इनके नाम थोड़े डिफरेंट है ना। हमने जो पॉजिटिव रेडिकल पढ़े, जो धन मूलक या क्षारीय मूलक पढ़े, उसमें तो एज इट इज़ नाम था। जैसे सोडियम है ना, मैंने बोला सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम में Na+ लिखा, लेकिन नाम तो उसका सोडियम ही था, और हम Na को भी सोडियम ही कहते थे। तो वहाँ पर ज़्यादा याद लर्न करने में दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ टोटली नाम चेंज है। यहाँ पर Cl क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड है, आइड लग रहा है पीछे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए।
है ना। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोवेलेंट, नेगेटिव और एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले फ्लोराइड F-, इन सब के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्राइट, ध्यान रखना इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, NO2- और NO3- में हजारों बच्चे हैं, एक तो नाइट्राइट की जगह ड लिख देते हैं, ये गलती करते हैं, है ना। दूसरा उल्टा सुल्टा लिख देते बिल्कुल। थोड़ा सा आप इसमें कॉन्शियस रहिए कि NO2- है तो नाइट्राइट और NO3- है तो नाइट्रेट, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए विशेष, है ना। हाँ, ClO- हाइपोक्लोराइट, ClO3- क्लोरेट, ClO4- पर क्लोरेट, HCO3- बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, SO3- बाई सल्फाइट, सल्फाइट ट, ये ध्यान रखना है ना, लास्ट में ट है, कहाँ ट है कहाँ ड है, ये ध्यान रखना। HSO4- बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, CN- साइनाइड, ड यहाँ पर ड है, NC- आइसोसाइनाइड, CNS- थायोसाइनेट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, C है और N पीछे है तो साइनाइड, N आगे आ गया तो आगे आइसो लग गया। इसी प्रकार से यहाँ पर CNS- है तो थायोसाइनेट और N आगे आ गया, CN की जगह N, NCS- तो आइसोथायोसाइनेट। पीछे का नाम वही रहेगा, केवल नाइट्रोजन आगे चला जाएगा तो नाम में क्या आ जाएगा, आइसो। MnO4- को परमैंगनेट बोलते हैं, एसीटेट को CH3COO- लिखते हैं, ये ध्यान रखें। तो आपको अगर मूलक दिया जाए तो उसका नाम याद होना चाहिए, और अगर नाम एसीटेट लिख दिया जाए तो CH3COO- याद होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना। साइनाइड लिखें अपन तो आपको CN- याद आना चाहिए, और CN- आ जाए कहीं तो साइनाइड याद आना चाहिए, दोनों एक दूसरे के याद आने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं डाईवेलेंट, जिनके ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ऑक्साइड हो तो O-2, सल्फाइड हो तो S-2, सल्फाइड ट, ध्यान रखना पीछे ट लगा है तो SO3-2, सल्फेट SO4-2, थायोसल्फेट H2O3-2, कार्बोनेट CO3-2, ऑक्जेलेट C2O4-2, क्रोमेट CrO4-2, डाइक्रोमेट Cr2O7-2, मोलिब्डेट MoO4-2। यहाँ पर एक O छोटा एक O बड़ा है इसके अंदर। जो फर्स्ट वाला O है वो मोलिब्डेनम का O है, इसलिए वो स्मॉल है। सेकंड वाला O है वो ऑक्सीजन का O है, वो भी एलिमेंट है, इसलिए वो बड़ा है। ये ध्यान रखिए, आप लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपके डाईवेलेंट भी आपको समझ में आ गए। यानी कहीं पर आ गया सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम आते ही अपन क्या लिखेंगे Na+, और सल्फाइड आते में क्या लिखेंगे S-2। समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, तो आपको नाम लिखते समय ये सिंबल जो मूलक के हैं वो सब याद आने चाहिए। बहुत आपको लग रहा होगा क्या है, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत सारी गलतियां करोगे लेकिन गलतियां से सीखोगे आप। तो आपको इस लिस्ट को याद करना है। नेक्स्ट आते हैं अपन त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट, जिसके ऊपर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। बोरेट BO3-3, फॉस्फाइट, ध्यान रखना पीछे ट है तो PO3-3, फॉस्फेट ट है यहाँ पर PO4-3। अब आता है फॉस्फाइड, अब आया ड P-3। इसी प्रकार से नाइट्राइड N-3, एल्यूमिनेट AlO3-3, और फेरीसाइनाइड, फेरीसाइनाइड 2 होते हैं, फेरोसाइनाइड और फेरीसाइनाइड। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये जो ब्रैकेट बनता है हमेशा क्या है, ये जो ब्रैकेट जहाँ पर आ जाता है वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। संकुल यौगिक, जिसको हिंदी में कहते हैं संकुल यौगिक, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ये। तो अगर ऊपर -3 चार्ज है तो फेरीसाइनाइड, और इसके ऊपर -4 चार्ज आए तो फेरोसाइनाइड बोलेंगे इसको। तो ये कुछ आपके पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स मैंने आपको बताए। आप इन्हें अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, एक पेज पर उतार कर अपने सामने वाली दीवार पर चिपकाइए। आते जाते इनको रोज़ देखिए, लर्न कीजिए, बहुत ही आगे काम आएंगे। बार बार परेशान करेंगे, और जो चीज़ बार बार परेशान करे उसको लर्न कर डालो। सीधी सी बात है, आज नहीं तो कल कब तक बचेंगे अपन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चीज़ टफ लगती है उसको छोड़ते जाते हैं,
छोड़ना नहीं है, पहले उसको करना है, पहले उसको लर्न करना है। तो आप इसको, और मैं तो आपको याद करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको केवल एक प्रयोग करने के लिए कह रहा हूँ। आप अपनी दीवार पर चिपकाइए, रोज़ एक बार देखिए, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, लेकिन आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है कि आप इसको रोज़ दिन में एक बार सुबह और एक बार शाम को पढ़ें। आपको ऑटोमेटिक याद होगा, कोई आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने डेली ऐसा किया, डेली आपने सुबह और शाम एक बार ऐसे ही पढ़ा, याद करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए केवल, तो भी आपको लर्न हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना अपन, तो बहुत बड़ी हनुमान चालीसा था कि एक दिन में याद हो जाती है क्या? नहीं, हम बार बार उसको बोलते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क के अंदर उसकी परत जमती जाती है। हमको कुछ लाइनें याद आती है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हमको अगली लाइनें याद आती हैं, धीरे धीरे वो लाइन्स आपस में जुड़ती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमको हनुमान चालीसा लर्न हो जाती है, याद हो जाती है, हम बिना देखे उसको बोल सकते हैं। तो वही फॉर्मूला आपको केमिस्ट्री में लगाना है। आपको इस लिस्ट को एक दो बार आपको देखना है, लर्न नहीं करना है, याद बिल्कुल नहीं करना है, केवल देख करके एक बार इसको पढ़ना है ना, ईमानदारी से, धीरे 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 धीरे, और लिखने की कोशिश करनी, बिना देखे लिखने की। आप खुद का पेपर ले सकते हैं, आप नाम लिख दो, आप वो मूलक लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स के बारे में पूरी जानकारी दी। आशा है आपको पसंद आई होगी। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि आपके कोर्स में है 11th और 12th में। मुझे पता है कि मुझे कौन कौन सी देनी है, और जो आपको बार बार लिखने का काम पड़ेगा, मैं उसी की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप अगर ये मूलक अच्छे से कर लेते तो आप अगला वीडियो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है, निवेदन समझिए, आप विनती समझिए कि आप आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि आपको इसका अगला भाग बहुत अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।